गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रही होंगी। हम लोग इतिहास के अंतर्गत मेसोपोटामिया में शहरी जीवन आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मेसोपोटामिया में आयात निर्यात, मंदिरों का विकास और मंदिरों के विकास में मुखिया की भूमिका के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मेसोपोटामिया में शहर का विकास हुआ। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया का नगर था, उन नगरों में उच्च और संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था और जो राजा और रानियों की कब्र थी, उन राजा और रानियों के कब्र से जो बहुमूल्य रत्न मिले थे, और वो देखिए नगर कौन सा था, उर, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो प्रमुख नगर थे उर, सुमेर और बेबीलोन, तो उर का नाम यहाँ आया है। ये 3 मुख्य शहर थे जिनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो उर के जो राजा और रानी थे, उनके कब्रों से जो मिले हुए बहुमूल्य रत्न थे, जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियाँ, लाजवर्त जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र और सोने के सजावटी खंजर आदि इस बात के प्रमाण हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं कि मेसोपोटामिया के अच्छे नगरों में, जैसे उर, सुमेर, बेबीलोन में उच्च और संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। इस बात की जानकारी कैसे मिली? जब खुदाई हुई तो उस खुदाई में या उनकी कब्र से बहुत सारे आभूषण, लाजवर जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सफेद सीपी, सोने के पात्र, इन सारी चीजों को देख के ये अंदाज लगाया गया कि वहां पे उच्च और संभ्रांत वर्ग के लोग थे। तो मेसोपोटामिया के उर, मारी व उरूक नगरों के जीवन का वर्णन निम्नलिखित रूप से है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उर नगर के बारे में। तो उर नगर जो था, उर नगर में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मेसोपोटामिया में किस नगर में सबसे पहले खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ, तो मेसोपोटामिया के उर नगर में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया का यह एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 ईस्वी के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। देखिए, जिसके साधारण घरों की खुदाई कब की गई? सन 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। कौन सा शहर का नाम बताया? उर। यानी ये उर नगर है जहां खुदाई का कार्य सबसे पहले प्रारंभ हुआ। और साधारण घरों की खुदाई कब हुई? 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। अब देखिए क्या था कि यहाँ क्या क्या था। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियों के कारण पहिए वाली गाड़ियां वहां के मकानों तक नहीं पहुंच पाती थीं। क्यों नहीं पहुंच पाती थीं? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी और सकरी गलियां होती थी। सकरी माने पतली गली। टेढ़ी मेढ़ी व पतली गलियां होने के कारण पहिए वाली गाड़ियां मकानों तक सरलता से नहीं जा पाती थीं। तो अनाज व ईंधनों को घर ले जाने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। गधा जो जानवर। यहाँ नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। कहाँ पे? उर नगर में। यहाँ किसकी बात ये बताई जा रही? उर नगर की बात बताई जा रही है। तो यहाँ उर नगर में नगर नियोजन का अभाव था। वहाँ गलियां काफी सकरी थीं, रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। इस कारण से जो गाड़ियां होती थीं वो मकानों तक नहीं पहुंच पाती थीं। तो ये किसका प्रयोग किया जाता था? सामान को ले जाने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। उन पे लाद के सामान घरों तक, लोगों तक पहुंचाया जाता था। दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। ये प्रश्न पूछेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। यह अपने उन्नत नगर विन्यास, अन्नागार और वृहद स्नानागार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि यहाँ बड़े स्नानागार मिले थे, अन्नागार मिले थे और उन्नत नगर व्यवस्था थी यहाँ पे।
उन्नत नगर व्यवस्था के कारण, अच्छे अन्नागार के कारण, अन्नागार जहाँ अनाज रखे जाते हैं, और बृहद बड़े स्नानागार के लिए पूरे विश्व में मेसोपोटामिया, ये मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो, ये विश्व में प्रसिद्ध था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अब देखिए ये प्रश्न पूछेगा आपको कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले, इसकी खोज किसने की? तो इस मोहनजोदड़ो की खोज, ये देखिए खोज सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। ये मोहनजोदड़ो कहाँ का है? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसका संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। अब देखिए जो समकालीन मोहनजोदड़ो के सामान, सड़कों के किनारे जल निकासी के लिए नालियों का अभाव था। जो समकालीन मोहनजोदड़ो के समान जो सड़क थे, उन सड़क के किनारे जल की निकासी के लिए किस चीज का अभाव था? नाली का अभाव था। तथा छतों का ढलान भीतर की ओर था। घर के भीतर की ओर छत का ढलान होता था, तो वर्षा का पानी जो होता था वो नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों से बने हुए हौज में ले जाया जाता था। जो आंगन में बने हुए हौज हुआ करते थे, उससे नाली के द्वारा पानी ले जाया जाता था। किस चीज का अभाव था? नाली का अभाव। जो दहलीज थे, दहलीजों को ऊंचा उठाकर बनाया जाता था, जिसमें वर्षा के बाद कीचड़ बहकर अंदर न जाए। दहलीज क्यों ऊंचा बनाए जाते थे उठा करके? जिससे वर्षा के बाद जो कीचड़ है वह बह करके अंदर न जाए, इसलिए दहलीज को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था। परिवार में गोपनीयता बनाए रखने के लिए, यानी परिवार की बातें बाहर न जा पाए। गोपनीयता का मतलब क्या है? जैसे हमारे घर की चीजें बाहर कोई न जान पाए, तो उस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए रोशनी खिड़की के अतिरिक्त, यानी जो खिड़की के अलावा दरवाजे से होकर आंगन में आती थी। यानी रोशनी किससे? खिड़की के अतिरिक्त किससे आती थी? दरवाजे से होकर आंगन में आती थी। इसके अतिरिक्त उर में पाई गई शकुन अपशगुन संबंधी अनेक बातें पट्टिकाओं पर अंकित मिली हैं। कहाँ? उरनगर में। किसकी? शकुन अपशकुन संबंधी बहुत सी बातें पट्टिकाओं पर अंकित मिली हैं। उर में नगर वासियों के लिए कब्रिस्तान के अंतर्गत शासकों व जनसाधारण की समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान तो होते ही थे, लेकिन कब्रिस्तान के अंतर्गत शासकों व जनसाधारण की समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। परंतु कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग थे, उन लोगों को साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाया जाना, ऐसा भी कुछ साक्ष्य मिला है। अब देखिए मारी नगर, ये तो हम लोग उरनगर के बारे में देखे थे, अब मारी नगर के बारे में देखेंगे। अच्छा, मारी नगर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे बेटा। आज केवल उरनगर की ही बारे में देखेंगे। थैंक यू।